लेक सिटी। यह समंदर के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर था। रिवर सिटी के मुकाबले जो अंदरूनी इलाके में था, लेक सिटी हर तरह से ज्यादा एडवांस था। इस वक्त ध्रुव अपनी आंखें रिवर सिटी से लेक सिटी की ओर उड़ रहे प्लेन की खिड़की पर टिकाए हुए था। उसके पीछे एक लंबी और खूबसूरत एयर होस्टेस खड़ी थी जो उसके कंधों की मसाज कर रही थी। ध्रुव सुपर लग्जरी फर्स्ट क्लास में बैठा था। न सिर्फ उसके पास एक प्राइवेट रूम था और दुनिया के बेहतरीन खाने पीने की चीजें थीं, बल्कि उसे पर्सनल सर्विस देने के लिए एक एयर होस्टेस भी दी गई थी। सेवा का लेवल शानदार था तो जाहिर है कीमत भी उतनी ही ज्यादा थी। यह इकोनॉमी क्लास के किराए से 50 गुना ज्यादा थी। आम लोग तो बस इसका सपना ही देख सकते थे। मिस्टर ध्रुव, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत है? जेन ब्लाउ ने, जो उसके कंधों की मसाज कर रही थी, धीरे से पूछा। जेन पिछले 1 घंटे से मसाज कर रही थी। उसके हाथ अब दर्द करने लगे थे, लेकिन ध्रुव ने उसे रुकने को नहीं कहा था, इसलिए वह खुद से रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने बस पूछा कि क्या ध्रुव को कुछ चाहिए। जेन इस एयरलाइन की सुपर लग्जरी फर्स्ट क्लास में एयर होस्टेस थी। यहाँ की होस्टेस बाकी बिजनेस या इकोनॉमी क्लास वाली होस्टेस जैसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ गेस्ट को एक एक करके पर्सनल सर्विस दी जाती थी। काम भले ही आसान लगता था, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा होती थीं और उनकी सैलरी भी बाकी होस्टेस के मुकाबले काफी ज्यादा थी। दरअसल जो लोग इस क्लास में सफर करते थे वे अमीर और पावरफुल लोग होते थे। जेन को इस केबिन का चार्ज लिए 1 महीना भी नहीं हुआ था। पिछली होस्टेस ने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया था और शादी करके लग्जरी लाइफ जीने चली गई थी। इस नौकरी में अक्सर ऐसा होता था। होस्टेस कब किसी अमीर आदमी के साथ चली जाए, कहां नहीं जा सकता था। इस वजह से रिजर्व स्टाफ भी हमेशा तैयार रहता था। एयरलाइन ने सबके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। अगर कोई नौकरी छोड़ता तो उसे ट्रेनिंग पर खर्च हुए पैसे चुकाने पड़ते थे। फिर भी हर साल कई होस्टेस इस्तीफा देती थीं। किसी की लाइफ सेट हो जाती तो किसी की नहीं, लेकिन जेन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह बस अपनी नौकरी का मजा लेना चाहती थी। मिस्टर ध्रुव। जब ध्रुव ने जवाब नहीं दिया तो जेन ने फिर से आवाज लगाई। ध्रुव इस वक्त गहरी नींद में था। मिस्टर ध्रुव। जेन ने एक बार फिर पुकारा। जब देखा कि वह सो रहा है तो उसने चैन की सांस ली और मसाज करना बंद कर दिया। फिर धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। आधे घंटे बाद, मिस्टर ध्रुव, मिस्टर ध्रुव। जेन की आवाज एक बार फिर ध्रुव के कानों के पास आई। ध्रुव धीरे धीरे जागा। मिस्टर ध्रुव, हम लेक सिटी पहुंच गए हैं। हाँ, इतनी जल्दी? ध्रुव ने जम्हाई लेते हुए पूछा। मिस्टर ध्रुव, आप 1 घंटे से ज्यादा समय से सो रहे हैं। धन्यवाद मिस ब्लाउ, ध्रुव ने कहा। आपका स्वागत है मिस्टर ध्रुव, हमें यही करना चाहिए। ध्रुव ने प्लेन से उतरने से पहले उठकर अपना शरीर थोड़ा स्ट्रेच किया। उसके पास उसके फोन के अलावा कुछ भी नहीं था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वह सड़क किनारे खड़ा हो गया। उसने प्लेन में चढ़ने से पहले राघव को फोन किया था। राघव ने कहा था कि वह उसे लेने आएगा, लेकिन किसी वजह से वह अभी तक नहीं पहुंचा था। करीब 10 मिनट बाद ध्रुव ने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। मिस्टर ध्रुव। ध्रुव ने पलट कर देखा। यह वही जेन थी जिसने फ्लाइट में उसकी मसाज की थी। वह अब भी अपनी यूनिफॉर्म में थी और हाथ में छोटा सा सूटकेस पकड़े हुए थी। मिस ब्लाउ, नमस्ते, ध्रुव ने जवाब दिया। मिस्टर ध्रुव, क्या आप अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं? जेन ने पूछा। मां, मैं टैक्सी बुलाने वाला हूं। ध्रुव ने सच में राघव की कंपनी तक जाने के लिए टैक्सी बुलाने का प्लान बनाया था। टैक्सी? जेन को हैरानी हुई। एक आदमी जो सुपर लग्जरी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकता है, वह टैक्सी बुला रहा है। क्या संयोग है। मैं भी होटल जाने के लिए टैक्सी ले रही हूं। आप कहां जा रहे हैं मिस्टर ध्रुव? क्या हम साथ चलें?
जेन ने ऑफर दिया। ध्रुव ने नहीं कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक किसी और की आवाज आई। जेन, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यह एक और एयर होस्टेस थी जो जेन से कुछ साल बड़ी लग रही थी। वह भी अपना सूटकेस पकड़े हुई थी। प्लीज गलत मत समझिए मिस जेनकिंस, ये मिस्टर ध्रुव हैं। वह फ्लाइट के उसी केबिन में थे जिसकी जिम्मेदारी मेरी थी। जेन ने सफाई दी। जेन, जब तुम किसी लड़के को ढूंढ रही हो तो आंखें खुली रखनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ अमीर दिखने का नाटक करते हैं। ये लोग नए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फर्स्ट क्लास में उड़ते हैं। हमारी टीम की कई लड़कियां इनके चक्कर में फंस चुकी हैं। मिस जेनकिंस, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मुझे पता है, तुम्हारे जैसी यंग लड़कियां हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के लिए हैंडसम लड़के चाहती हैं। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब समझोगी कि सिर्फ अच्छा दिखना बिल्स का भुगतान नहीं करता। तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, तुम्हारे लिए अच्छा हो और जिसके पास पैसा हो। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। ध्रुव ने मिस जेनकिंस की तरफ देखा। उनका चेहरा भारी मेकअप से ढका हुआ था। ये औरत ठीक है, उसने सोचा, या ये किसी मिडिल एज क्राइसिस से गुजर रही है? ध्रुव कुछ कहने वाला ही था कि बीप, एक रेंज रोवर उनके सामने आकर रुकी। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। जेन, क्या तुम्हें हमारी जरूरत है कि तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक ड्रॉप कर दें? जेनकिंस ने बड़े दिखावटी अंदाज में कहा। इस बीच रेंज रोवर का दरवाजा खुला। जब ध्रुव ने जेनकिंस के बॉयफ्रेंड को देखा तो उसे कुछ और कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यह आदमी मुश्किल से 160 सेंटीमीटर लंबा था। उसका वजन करीब 108 किलोग्राम था और उसकी उम्र 40 से 50 के बीच लग रही थी। उसके झड़ते बाल और दिखावट उसे किसी मनोरंजन कंपनी के फनी किरदार जैसा बना रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि उसने आते ही जेन को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। वह पक्का जेन से जल रही थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं सुश्री जेनकिंस, हम एक कार बुला सकते हैं। जेन ने शांत आवाज में कहा। क्या वो अभी फर्स्ट क्लास में नहीं था? फिर उसे कार बुलाने की क्या जरूरत है? जेन, याद रखना, जब तुमसे झूठ बोला जा रहा था मैंने तुम्हें आगाह किया था, जेनकिंस ने व्यंग्य से कहा। इस बीच एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। देखो, वह कार कितनी शानदार है। वाह, ऐसी स्पोर्ट्स कार खरीदना मेरा सपना है। पास खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। रेंज रोवर के पीछे 2 लग्जरी स्पोर्ट्स कारें आकर रुकीं। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, राघव बाहर निकला। वह सीधा ध्रुव के पास आया। सॉरी, मैं लेट हो गया, थोड़ा काम फंसा हुआ था। ये आपकी कार की चाबी है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने चाबी ली और राघव को गले लगा लिया। कोई बात नहीं राघव, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपको इतना डिस्टर्ब किया। अरे, अब ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो, अपनी कार देखो। इसे मैंने 3 साल में मुश्किल से 300 किलोमीटर चलाया है। ये बिल्कुल नई जैसी है, राघव ने हंसते हुए कहा। ध्रुव बुगाटी वेरॉन के पास गया। उसने कार को छूते ही महसूस किया कि ये किसी इंसान की स्किन से भी ज्यादा स्मूथ है। वाह, ये तो लाजवाब है। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इसे कॉलेज ले गया तो सब जल भुन जाएंगे। राघव, ये कार जबरदस्त है, मुझे ये सच में बहुत पसंद आई। तो फिर बैठो इसमें, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां तुम्हारा सही वेलकम होगा। आज तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी, ध्रुव ने मजाक में कहा। पीछे खड़ी कार से एक और आदमी बाहर निकला। वह राघव के पास आया और चाबी का एक और सेट उसे दे दिया। मिस्टर ग्रीन, ये आपकी कार की चाबी है। लेनी, तुम कंपनी लौटने के लिए कोई कार बुला लो, राघव ने उसे कहा। ठीक है मिस्टर ग्रीन। ध्रुव बुगाटी वेरॉन के पास खड़ा था। वह बैठने ही वाला था कि उसने देखा जेन सड़क के किनारे खड़ी है। वह थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी। मिस ब्लाउ, आप कहां जा रही हैं? क्या आपको लिफ्ट चाहिए? ध्रुव ने पूछा। नहीं नहीं मिस्टर ध्रुव, मैं बस टैक्सी ले लूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी, जेन ने जवाब दिया। अरे,
बैठो अंदर, ध्रुव ने कहा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जेन थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर पास आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ध्रुव ने कार में बैठते ही राघव को कॉल किया। उसने बताया कि उसे किसी को रास्ते में ड्रॉप करना है। चूंकि जेन का होटल रास्ते में ही था, राघव आगे अपनी कार लेकर चल दिया। 2 शानदार स्पोर्ट्स कारें धीमी गड़गड़ाहट के साथ एयरपोर्ट से निकल गईं। जेनकिंस वहीं खड़ी देख रही थी। उसकी नजर उन कारों पर थी। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह अपमानित महसूस कर रही है। ये तो मेरे मुंह पर तमाचा था, उसने सोचा। जब उसने अपने करोड़पति बॉयफ्रेंड को देखा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अब उतना खास नहीं लग रहा था। दूर से कुछ और एयर होस्टेस यह सब देख रही थीं। तुमने देखा? जेन उस स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। अरे, किसी ने फोटो ली क्या? जाओ उस कार को देखो। मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। मैंने फोटो ले ली है और अभी गूगल कर रही हूं। हे भगवान, ये बुगाटी वेरॉन का लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन है। दुनिया में इसकी सिर्फ 8 गाड़ियां हैं। मार्केट में इसकी कीमत 60 मिलियन है। क्या 60 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। और सुनो, ये 3 साल पहले की कीमत है। अब इसकी वैल्यू बढ़कर 80 मिलियन हो गई है। हे भगवान, जेन ने तो अभी सिर्फ 1 महीना पहले ही काम शुरू किया है। इतनी जल्दी उसने ऐसा यंग, हैंडसम और अमीर आदमी कहां से ढूंढ लिया? मैं क्यों नहीं मिलती ऐसे किसी से? ध्रुव ने जेन को होटल तक छोड़ा और फिर राघव के पीछे पीछे लेक हार्ट क्लब पहुंचा। लेक हार्ट क्लब लेक सिटी का सबसे प्रीमियम क्लब था। ये एक मानव निर्मित झील के बीच में बना हुआ था। वहां के खूबसूरत नजारे और अमीरों के लिए खास तरह की सुविधाएं जैसे गोल्फ कोर्स और रेस ट्रैक इसे और खास बनाती थीं। राघव ध्रुव को लेकर गोल्फ कोर्स की तरफ गया। लाउंज में 20 से 30 साल के 7-8 लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाहर एक आदमी और औरत गोल्फ खेल रहे थे। आदमी ने औरत के पीछे खड़े होकर उसकी बाहें थामी हुई थीं, जैसे उसे सिखा रहा हो। राघव ने लाउंज में सभी से कहा, दोस्तों, ये मेरा दोस्त ध्रुव है। वह इस वक्त साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोला, डेव, ये SC और C के मेंबर्स हैं। लाउंज में बैठे लोगों ने एक नजर ध्रुव पर डाली और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें लगा वह बहुत छोटा है। ग्रीन, तुमने हमें यहां सिर्फ ध्रुव से मिलवाने के लिए बुलाया है? एक लड़का जो लगभग 24 से 25 साल का लग रहा था बोला। उसका नाम एंडी लॉइस था। वह भी राघव की तरह SC का मिड लेवल मेंबर था। SC में अलग अलग लेवल्स होते थे। जितना ऊंचा लेवल उतनी ज्यादा पावर। लोअर लेवल मेंबर्स आमतौर पर हाई लेवल मेंबर्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन चूंकि एंडी और राघव एक ही लेवल पर थे, एंडी को ज्यादा शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं थी। वह खुलकर अपनी बात कह सकता था। एंडी, मैंने तुम सबको यहां बुलाया ताकि तुम गवाह बन सको। मैं अपने मिड लेवल मेंबर के प्रिविलेज का इस्तेमाल करके ध्रुव को SC.C में इनवाइट कर रहा हूं। राघव की बात सुनकर लाउंज में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से ध्रुव को देखने लगे। मिड लेवल मेंबर को सिर्फ एक शख्स को क्लब में शामिल करने का मौका मिलता था। यह एक बेहद कीमती अधिकार था। कई लोग इसे करोड़ों में खरीदने का ऑफर देते, लेकिन फिर भी यह मिलना मुश्किल था। और अब राघव अपने इस अनमोल इनविटेशन को ध्रुव को दे रहा था। सबके मन में बस एक ही सवाल था, ये लड़का है कौन? इस समय 30 साल के एक आदमी ने कहा, क्योंकि ग्रीन अपने मिड लेवल मेंबर के प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अब से ध्रुव S.C का मेंबर होगा। आओ ध्रुव, मेरा कांटेक्ट सेव करो और मुझे अपना ID भेज दो। मैं हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी दे दूंगा। 3 दिन में तुम्हें अपना बैज मिल जाएगा। मैं तुम्हें S.C का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी भेज दूंगा। यह कहकर उसने अपना फोन निकाला और ध्रुव के साथ कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर ली।
ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि S.C.HC आखिर है क्या और इसमें शामिल होने से उसे क्या मिलेगा। लेकिन चूंकि राघव ने उसे ज्वाइन करने को कहा था तो उसने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। कॉन्टैक्ट्स शेयर करने के बाद ध्रुव ने अपना आईडी भेजा और बदले में एक डॉक्यूमेंट मिला। उसने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पता चला कि S.C.HC का फुल फॉर्म स्प्रिंगफील्ड कार क्लब है। इसका हेडक्वार्टर स्प्रिंगफील्ड में है और इसकी कई ब्रांचेस देश के अलग अलग फर्स्ट क्लास शहरों में हैं। ध्रुव ने शहरों की लिस्ट देखी और पाया कि लेक सिटी भी इनमें से एक है, लेकिन ये सभी शहर साउथ में है, नॉर्थ में इनमें से कोई भी ब्रांच नहीं है। S.C.C की शुरुआत तब हुई थी जब कुछ कार और रेसिंग के दीवाने लोगों ने अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जहां ये अपने शौक पूरे कर सके। धीरे धीरे ये क्लब इतना पॉपुलर और पावरफुल बन गया कि अब यह हाई क्लास लोगों की एक स्पेशल कम्युनिटी बन चुका था। यहाँ लोग सिर्फ मौज मस्ती या रेसिंग के लिए नहीं आते थे, वे यहाँ अपने बिजनेस डिस्कस करने, एक दूसरे को सपोर्ट करने और विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आते थे। S.C.HC का हिस्सा बनना मतलब सफलता और इज्जत की एक नई सीढ़ी चढ़ना। बहुत से नए अमीर लोग इस क्लब में शामिल होना चाहते थे ताकि वे उन बड़े लोगों से जुड़ सकें जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन इसमें शामिल होना इतना आसान नहीं था। इसके लिए 3 स्ट्रिक्ट कंडीशंस थीं। 1. स्पोर्ट्स कार, व्यक्ति के पास करोड़ों की कीमत वाली स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए। 2. संपत्ति, वेल्थ, व्यक्ति की खुद की नेटवर्थ $1 अरब से ज्यादा होनी चाहिए या उसके परिवार की संपत्ति $10 अरब से ज्यादा हो। 3. सिफारिश, रिकमेंडेशन, उन्हें मिड लेवल या उससे ऊपर के किसी मेंबर से इनविटेशन मिलना जरूरी था। तीसरी कंडीशन सबसे मुश्किल थी। जो एक बार इनविटेशन देता, नए लोग उसे हासिल करने के लिए काफी मेहनत करते। हालांकि क्लब की पॉलिसी के अनुसार ये इनविटेशन पैसे से नहीं बेचे जा सकते थे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। S.C.HC के 4 मेंबर लेवल होते थे। 1. जनरल मेंबर, ये सिर्फ क्लब का हिस्सा होते हैं, किसी को रिकमेंड करने का अधिकार नहीं होता। 2. मिड लेवल मेंबर, इन्हें एक रिकमेंडेशन का प्रिविलेज मिलता है। 3. हाई लेवल मेंबर, इन्हें 3 लोगों को इनवाइट करने का अधिकार होता है। 4. कोर मेंबर, इन पर कोई लिमिट नहीं होती। कोर मेंबर्स न सिर्फ क्लब के सबसे पावरफुल लोग होते थे, बल्कि वे क्लब का मैनेजमेंट भी संभालते थे। ध्रुव ने यह सब पढ़ा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्लब एक अलग ही दुनिया थी। उसने राघव की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये सब कुछ तो सपने जैसा है। अगर कोई SCC में अपनी पोजीशन अपग्रेड करना चाहता था तो उसे क्लब में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देना पड़ता। हर साल S.C.C यूनिटी बढ़ाने के लिए ढेर सारी रेसिंग कंपटीशन और इवेंट्स करवाता। जब ध्रुव ने यह सब देखा तो उसे लगा कि राघव काफी केयरिंग है। उसने सोचा कि उसे राघव के बारे में और जानना चाहिए। अगर राघव उसे इस क्लब में न लाता तो शायद उसे कभी ऐसी जगह के बारे में पता भी नहीं चलता और फिर उसके पास अपनी इकट्ठी दौलत खर्च करने की कोई जगह भी नहीं होती। ध्रुव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राघव ने उसे क्लब में लाने के लिए अपना इकलौता इनविटेशन क्यों यूज किया। असल में राघव ने यह इसलिए किया क्योंकि बिल ने उसे बताया था कि अगर ध्रुव गोल्डन लीफ होटल खरीदने के लिए 20 अरब निकाल सकता है तो वह जरूर उन छुपे हुए अमीर परिवारों में से किसी से ताल्लुक रखता होगा। राघव ने कभी किसी हिडन एलीट फैमिली के व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। हो सकता है कि उसने किसी से मुलाकात की हो लेकिन उसे पता नहीं चला। ये लोग हमेशा सीक्रेटिव रहते थे, तो जब उसे ऐसा कोई जानने का मौका मिला तो वह उसे जाने क्यों देता। देव, अब भी तुम्हें अपनी वेल्थ का प्रूफ दिखाना होगा।
एक मेंबर ने कहा। राघव ने बीच में ही जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कुछ दिन पहले रिवर सिटी में गोल्डन लीफ होटल डेव को बेच दिया है। अब उसके पास 100% शेयर हैं। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग शॉक्ड रह गए। गोल्डन लीफ होटल के बारे में सब जानते थे। ये एक 8 स्टार होटल था और बेहद फेमस। अगर कोई इसे खरीदना चाहता तो उसे कम से कम 20 बिलियन लगते। और अगर ध्रुव ने इतनी रकम एक होटल पर खर्च की है तो इसका मतलब है कि उसकी वेल्थ 50 बिलियन से कम नहीं होगी। डेव, क्या तुम्हारा परिवार होटल इंडस्ट्री में है? एंडी ने पूछा। उसने सोचा कि अगर ध्रुव ने गोल्डन लीफ होटल खरीदा है तो शायद उसका परिवार इस इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाना चाहता होगा। लेकिन ध्रुव ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं, बस वहां का खाना मुझे पसंद है और ये मेरे यूनिवर्सिटी के पास है, इसलिए खरीद लिया। क्या बस खाना पसंद था? राघव को छोड़कर सभी लोग ध्रुव को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। किसी ने 20 अरब सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए क्योंकि होटल का खाना पसंद था। ये 20 मिलियन नहीं, पूरे 20 बिलियन थे। यहां बैठे लोग S&C.C के पुराने मेंबर थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर जनरल मेंबर थे, फिर भी वे नए अमीरों जैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी को ऐसे खर्च करते नहीं देखा था। हे डेव, तुम तो कमाल के हो, एंडी ने हंसते हुए कहा। ध्रुव ने हल्के से कंधे उचकाए और चुप हो गया। अगर सच बताऊं तो भी कोई मानेगा नहीं, उसने मन में सोचा। जल्द ही ध्रुव ने S.C.C की ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी कर ली। अब वह क्लब का एक जनरल मेंबर था। असल में जब तक किसी को किसी अन्य मेंबर की सिफारिश मिल जाती तब तक यह प्रोसेस सिर्फ फॉर्मेलिटी होती। आखिर कोई भी मेंबर अपना कोटा किसी ऐसे पर बर्बाद नहीं करता जो क्लब की सभी कंडीशंस को पूरा न करता हो। SCC का बैज मुख्यालय से पोस्ट होकर आने में 3 दिन लगने वाले थे। ध्रुव को लगा कि सिर्फ एक सामान्य सदस्य होने के लिए यह सब कुछ बहुत कम है, लेकिन क्लब के परिचय में लिखा था कि अगर वह अपना लेवल अपग्रेड करना चाहता है तो उसे S.C.C के लिए कुछ कॉन्क्रीट योगदान करना होगा। लेकिन ये योगदान क्या था, इसका कोई जिक्र नहीं था। इसलिए ध्रुव ने सीधे पूछा, राघव, मुझे मध्यम स्तर का सदस्य बनने के लिए क्या करना होगा? राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम अभी अभी क्लब में आए हो और अपग्रेड करना चाहते हो? ध्रुव ने सहजता से जवाब दिया, मैं बस पूछ रहा हूं, क्योंकि परिचय में बताया नहीं गया कि योगदान में क्या गिना जाएगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में सामान्य सदस्य से मध्यम स्तर पर जाना बहुत आसान है। जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें हिस्सा लो और जो भी तुमसे बन पड़े वो करो। कुछ सालों तक ये सब करते रहो और तुम खुद ब खुद अपग्रेड हो जाओगे। ध्रुव ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, क्या कोई और तरीका है? राघव ने जवाब दिया, हाँ, सबसे आसान और तेज तरीका यह है कि 1 बिलियन डोनेट कर दो, फिर तुम तुरंत ही मिड लेवल में अपग्रेड हो जाओगे। यह सुनकर ध्रुव रोमांचित हो गया। सिर्फ 1 बिलियन डोनेट करके अपग्रेड हो सकता हूं? हालांकि वह थोड़ा परेशान भी था। उसे यह तय करना था कि वह इतना पैसा खर्च कर सकता है या नहीं, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ 100 लैविश पॉइंट्स बचे थे। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी थे और वह इमरजेंसी के लिए इन्हें बचाना चाहता था। उसने फिर पूछा, और अगर मैं हाई लेवल पर अपग्रेड करना चाहूं तो क्या मैं इसके लिए भी डोनेट कर सकता हूं? और कितना डोनेट करना पड़ेगा? राघव ने हंसते हुए कहा, डेव, क्या तुम सच में डोनेट करने की सोच रहे हो? इतना जरूरी नहीं है। हाँ, हाई लेवल में तुम्हें थोड़े और विशेषाधिकार मिलेंगे, लेकिन इस पर इतना पैसा खर्च करना सही नहीं है। ध्रुव ने बेफिक्री से जवाब दिया, मुझे तो लगता है सही है। देखो, जो भी चीज पैसे से हल हो सकती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर बाकी लोग भी सोचने लगे कि बात तो सही है। वह वाकई दबंग था। राघव ने समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम जनरल से मिड लेवल पर जाना चाहते हो तो 1 बिलियन डोनेट करना पड़ेगा।
लेकिन मिड लेवल से हाई लेवल पर जाना चाहते हो तो यह अमाउंट 10 गुना होगा। तुम्हें 10 बिलियन डोनेट करने पड़ेंगे। क्या अब भी तुम ऐसा करना चाहते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। राघव ने फिर भी पुष्टि की, सच में? ध्रुव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ। अंत में ध्रुव ने एससीसी का हाई लेवल मेंबर बनने के लिए 11 अरब खर्च कर दिए। इस पर राघव समेत सभी लोग हैरान थे। यह सही है या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, राघव ने मन ही मन सोचा। भले ही तुम किसी छुपे हुए कुलीन परिवार से हो, लेकिन यह 11 अरब है। इतनी बड़ी रकम तो कई बड़ी कंपनियों की पूरी वैल्यू से भी ज्यादा है। वहां बैठे लोगों में आधे से ज्यादा तो 10 बिलियन निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और अगर सोचते भी तो उन्हें अपने परिवार की संपत्ति खाली करनी पड़ती। यहां तक कि राघव, जो वहां का सबसे अमीर मेंबर था, उसके लिए भी 11 अरब उसकी कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा था, और वह भी अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स में करता था। अगर उसे एक बार में 10 बिलियन खर्च करने पड़ते तो उसके लिए यह बहुत बड़ी बात होती। लोग सोचने लगे, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो रोजमर्रा के खर्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, और यह आदमी सिर्फ डोनेशन में 11 अरब दे रहा है। उन सबको लगा कि ध्रुव सच में पागल है। ध्रुव मन ही मन रोमांचित था कि उसने 110 अतिरिक्त लैविश पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। उधर गिरोह के लोग ध्रुव के करीब जाने और उससे दोस्ती बनाने के तरीके सोच रहे थे, तभी गोल्फ प्रैक्टिस एरिया से एक आदमी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, थप्पड़! तुम कुतिया! क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी थी? फिर एक महिला के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग तुरंत वहां पहुंचे और उस आदमी को पीछे खींच लिया। वह आदमी, जो अब भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था, चिल्लाकर बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इज्जत नहीं उछाल सकता? महिला धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रही थी। ध्रुव को वह महिला कुछ जानी पहचानी लगी। क्या ये मैरी केंट है? उसने सोचा। मैरी केंट, वही मशहूर सेलिब्रिटी जिसके बारे में कुछ दिन पहले उसने मिस्टर गोमेज को बात करते सुना था। वे मैरी को अपनी फिल्म में सहायक अभिनेत्री की भूमिका के लिए लेना चाहते थे, जबकि मुख्य भूमिका के लिए तारा को ऑफर किया गया था। हालांकि तारा ने साफ मना कर दिया था। ध्रुव ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी मैरी को देख पाएगा, लेकिन मैरी अब उतनी आकर्षक नहीं लग रही थी जितनी वह टेलीविजन पर दिखती थी। उसका बायां गाल सूजा हुआ और लाल था, शायद अभी अभी लगे थप्पड़ की वजह से। थप्पड़ की आवाज तो ध्रुव ने अपनी सीट पर बैठे बैठे भी सुन ली थी। ध्रुव को कभी मैरी बहुत पसंद थी। वह कई टेलीविजन शोज और फिल्मों का हिस्सा रही थी और उसे गीक कॉन्करर कहा जाता था। एक समय पर ध्रुव भी उसका फैन था, लेकिन अब जब उसने उसे करीब से देखा, उसकी रुचि खत्म हो गई। ध्रुव को यह समझ आया कि जो महिलाएं आम लोगों के लिए देवियों जैसी लगती थीं, वे अमीर और ताकतवर लोगों के लिए सिर्फ एक खिलौना भर थीं। मैरी, जिसे किसी समय पर पूजा जाता था, अब बस उन लोगों के सामने झुकी हुई थी। उसका इस्तेमाल हो रहा था, थप्पड़ खा रही थी और फिर भी वहीं रहकर झुककर खड़ी थी। ध्रुव ने सोचा, शायद वह नहीं जानती कि मैं अब दूसरों की नजरों में एक बड़ा आदमी हूं। मैरी ने अपने हल्के लाल और सूजे हुए गाल पर हाथ रखा और धीरे धीरे सिसकने लगी। वह बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। कुछ देर पहले ही उस आदमी ने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ था। जब उसने विरोध किया तो उसने थप्पड़ मार दिया, लेकिन वह वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके एजेंट ने उसे साफ कहा था कि अगर उसने इन लोगों को नाराज किया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसका करियर ही नहीं, बल्कि जिस कंपनी के साथ वह जुड़ी हुई थी, वह भी बर्बाद हो जाएगी। मैरी के पास कोई चारा नहीं था। उसे वहीं रुकना था और देखना था कि वह कैसे उस आदमी का गुस्सा शांत कर सकती है। राघव ने गुस्से में कहा, जॉन,
क्या तुम इसे रोक सकते हो? लेकिन जॉन ने तीखे लहजे में जवाब दिया, ग्रीन, इस मामले में टांग मत अड़ाओ। मैंने इसे सिर्फ कुछ बार छुआ और यह मासूम बनने का नाटक कर रही है। सुनो मैरी, अगर आज रात नहाकर मेरा इंतजार नहीं किया तो कल मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। मैरी ने धीरे से कहा, मुझे खेद है मिस्टर यॉर्क। जॉन ने ठहाका लगाया, माफी? माफी से क्या होगा? नहा धोकर आज रात तैयार रहो, समझी? मैरी ने फिर से धीरे धीरे कहा, मुझे खेद है मिस्टर यॉर्क। जॉन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या तुमने मुझे सुना भी? मैरी ने कांपती आवाज में कहा, मिस्टर यॉर्क, मैंने सुना। जॉन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, क्या तुम फिर से थप्पड़ खाना चाहती हो? जॉन यह कहकर खड़ा हुआ और मैरी को एक और थप्पड़ मार दिया। मैरी इतनी डर गई थी कि वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन यह आखिरी थप्पड़ मैरी के चेहरे पर नहीं पड़ा। ध्रुव, जो एक तरफ बैठा था, अब और सहन नहीं कर सकता था। यह वही देवी थी जिसकी वह कभी पूजा करता था। वह यह नहीं देख सकता था कि उसके सामने उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। ध्रुव फौरन खड़ा हुआ और मैरी के सामने आ गया। उसने जॉन का हाथ बीच में ही रोक लिया। जॉन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे रोकने की हिम्मत करेगा। तुम कौन हो बच्चे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? क्या तुम्हें जीने का शौक नहीं है? ध्रुव ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा नाम जॉन है ना? तुम औरतों पर हाथ उठाते हो। तुम्हें लगता है इससे तुम मर्द कहलाओगे? दोनों के बीच माहौल गर्म हो चुका था। तभी राघव जल्दी से उनके बीच आ गया और बोला, जॉन, डेव, हम सब एक परिवार हैं। गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। जॉन ने गुस्से से कहा, कौन इस बच्चे के साथ परिवार बनना चाहेगा? मैं इसे जानता भी नहीं। उसी समय किसी ने जॉन के कान में कुछ फुसफुसाया। जॉन का चेहरा, जो अभी गुस्से से भरा था, अचानक मुस्कान में बदल गया। ओह, ये डेव है। मुझे माफ करना। बेशक हम परिवार हैं। अगर तुम्हारी नजर इस लड़की पर है तो मैं उसे तुम्हें दे देता हूं। जॉन ने बड़ी उदारता से कहा। उसे अभी अभी बताया गया था कि ध्रुव ने सामान्य सदस्य से उच्च स्तरीय सदस्य बनने के लिए 11 अरब खर्च कर दिए थे। जॉन केवल मध्यम स्तरीय सदस्य था और उच्च स्तरीय सदस्य उससे कहीं ऊपर थे। इसके अलावा एससीसी की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने सीधे 11 अरब खर्च कर दिए हों। इससे पहले सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने मिडिल टीयर के लिए 1 बिलियन खर्च किए थे। ध्रुव को देखकर जॉन को समझ आ गया कि वह किसी बड़े और ताकतवर परिवार से था। ऐसा आदमी अपमानित करने लायक नहीं था। चूंकि जॉन पीछे हट गया था, ध्रुव ने भी मामला आगे नहीं बढ़ाया। सभी लोग वापस अपनी जगह बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन अब पूरा ध्यान ध्रुव पर था। हर कोई उसकी कृपा पाने की कोशिश कर रहा था। उधर मैरी पूरे समय चुपचाप ध्रुव के पीछे खड़ी रही। ध्रुव ने पूरा दिन लेक हार्ट क्लब में बिताया और लोगों से ढेर सारी बातें की। शाम को वह उनसे अलग होकर बाहर निकला। लेक हार्ट क्लब से बाहर निकलने के बाद ध्रुव अपनी लिमिटेड एडिशन वाली बुगाटी वेरॉन में बैठा। उसके साथ मैरी भी थी। दोनों हिल्टन होटल की ओर बढ़े। मैरी की हालत खराब थी। ध्रुव चाहता था कि वह होटल जाकर आराम करे। कार में, मिस्टर ध्रुव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैरी ने विनम्रता से कहा। अगर ध्रुव वहां नहीं होता तो या तो उसे जॉन के सामने झुकना पड़ता या फिर उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि जॉन में यह सब करने की ताकत है। यहां तक कि उसका बॉस भी जॉन से डरता था। मैरी ने हल्के से अपना सिर घुमाया और ध्रुव के चेहरे को देखा। वह उसकी ताकत, पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड से प्रभावित हो गई। ध्रुव की शक्ल, शरीर और व्यक्तित्व बहुत आकर्षक थे। साथ ही उसकी ताकत और संपन्नता डराने वाली थी। मैरी के लिए ध्रुव किसी सितारे से कम नहीं था। इस आदमी जैसा इंसान
उसने सोचा। रात के आसमान में चमकते सबसे तेज सितारे की तरह है। वह जहां भी जाता है सबसे अलग और सबसे चमकदार होता है। वह सोच रही थी कि ऐसे असाधारण आदमी के लिए किस तरह की लड़की सही होगी। शायद वही जो उसकी बराबरी की हो। मैरी ने सोचा, मुझे अपने इस बेवकूफी वाले प्यार को छुपा लेना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। मिस केंट, मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद हैं, ध्रुव ने कहा। सच में? मिस्टर ध्रुव, आपको मेरी फिल्में वाकई पसंद हैं? मैरी ने हैरानी से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव जैसा इंसान उसकी तरफ ध्यान देगा। वो खुशी और हैरानी दोनों में डूब गई। ध्रुव थोड़ा चौंक गया। क्या तुम सच में हैरान हो? आप न्यू गीक अवार्ड के विनर हैं और 4 उभरते सितारों में से एक हैं। क्या ये अजीब है कि मुझे आपकी फिल्में पसंद हैं? हमारे कॉलेज में बहुत लोग आपकी फिल्में देखते हैं। सिर्फ फिल्में ही नहीं, हमारे हॉस्टल में आपके बिकनी वाले 2 पोस्टर भी लगे हैं। हालांकि ध्रुव ये सब उसे नहीं बता सका। उसने बस कहा, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर ध्रुव, इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैरी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे सबसे ज्यादा, ध्रुव कुछ कह पाता, तभी उसका फोन बज उठा। उसने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और फोन देखा। कॉल उसकी कजिन लिली की थी। फोन उठाते ही लिली की डरी हुई आवाज आई, डेव, मैं डेजलिंग केटीवी में हूं, प्लीज आकर मुझे बचा लो। मुझे लगता है किसी ने मुझे ड्रग दे दिया है। मेरा सिर बहुत घूम रहा है। ध्रुव चौंक गया। उसे तुरंत हालात की गंभीरता समझ आ गई। तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुंचता हूं। अपनी लोकेशन बताओ। लिली ने जैसे ही एड्रेस बताया, ध्रुव ने फोन काटा और तुरंत मैरी की तरफ मुड़ा। मिस केंट, मुझे माफ करना, मुझे तुरंत जाना होगा। एक इमरजेंसी है। क्या आप? मैरी ने उसकी बेचैनी भांप ली। अगर आपको जरूरी काम है तो आप जाइए। मेरा होटल यहीं सामने है। मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू मिस केंट। अगली बार मैं आपको डिनर पर जरूर ले जाऊंगा। जैसे ही मैरी ने गाड़ी से कदम बाहर रखा, ध्रुव ने एक्सीलेटर दबा दिया। मैरी गाड़ी को तेजी से जाते हुए देखती रह गई। वो बड़बड़ाई, अपना नंबर भी नहीं दिया और कह रहा है डिनर पर ले जाएगा। कितना चालाक आदमी है। लेकिन जब उसे याद आया कि उसका संकट हल हो चुका है, तो वो फिर मुस्कुरा दी। उसने बैग से सनग्लासेस और कैप निकाली और पहनकर हिल्टन होटल की ओर चल दी। डेजलिंग केटीवी में लिली बाथरूम में छुपकर ध्रुव का इंतजार कर रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करने आई थी, लेकिन अनजाने में उनके कुछ सीनियर लड़कों से टकरा गई। आखिर में सब एक ही प्राइवेट रूम में मस्ती करने लगे। बीच में अचानक कुछ अजनबी लोग वहां आ गए जो सीनियर लड़कों के करीबी लग रहे थे। लिली को लगा कि माहौल गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसने ध्रुव को फोन कर दिया। उस छोटी सी भीड़ में अब 10 से ज्यादा लोग हो गए थे। ऊपर से लिली उनमें से ज्यादातर को जानती भी नहीं थी। लिली और उसकी सहेलियां वहां से निकलने की प्लानिंग कर रही थीं, लेकिन उन्हें बार बार रोक दिया गया। आखिरकार वो कमजोर लड़कियां थीं और सामने 7-8 लड़के खड़े थे। अगर लड़के उन्हें जाने नहीं देते तो वो क्या कर लेती? काफी मिन्नतों के बाद लड़कों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन एक शर्त पर। हर किसी को 1 गिलास शराब पीनी थी। लड़कियों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बस सोच रही थीं कि जैसे तैसे शराब पीकर जल्दी निकल लें। लेकिन लिली जैसे ही शराब पी चुकी, उसे चक्कर आने लगे। उसका शरीर कमजोर महसूस करने लगा। उसे फौरन समझ आ गया कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया है। इससे पहले कि हालात और बिगड़ें, उसने बहाना बनाकर वॉशरूम जाने का मौका ले लिया। वॉशरूम के अंदर जाकर उसने काफी सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने ध्रुव को फोन करने का फैसला किया। उसे याद था कि ध्रुव ने कहा था वह लेक सिटी में है। अब लिली की एक ही उम्मीद थी, ध्रुव। वह बस प्रार्थना कर रही थी कि ध्रुव जल्दी पहुंच जाए। अगर वह नहीं आया तो क्या होगा, ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी।
दूसरी तरफ ध्रुव गाड़ी को तेजी से दार्जिलिंग केटीवी की तरफ ले जा रहा था, लेकिन चूंकि वह शहर के अंदर था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार सीमित थी। उसने दूरी का अंदाजा लगाया। अगर इसी स्पीड पर चलता रहा तो पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिली इतने समय तक ठीक रह पाएगी या नहीं। इसलिए उसने तुरंत राघव को फोन किया। अरे डेव, क्या हाल है? राघव ने पूछा। राघव, क्या तुम दार्जिलिंग केटीवी के मालिक को जानते हो? उनसे बात कर सकते हो? हाँ, एंडी वहां का मालिक है, तुम उससे बात कर सकते हो, उसका नंबर। राघव की बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने फोन काट दिया। उसके पास समझाने का वक्त नहीं था। ध्रुव ने फौरन एंडी को फोन लगाया। डेव, एंडी, मेरी बात सुनो। मेरी कजिन लिली दार्जिलिंग में अर्थ प्राइवेट रूम में है। उसे किसी ने ड्रग दिया है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे 20 मिनट लगेंगे। वो इतने वक्त तक सुरक्षित रह पाएगी या नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम मैनेजर को बोल सकते हो कि मामला संभाले? एंडी तुरंत समझ गया कि हालात गंभीर हैं। डेव, चिंता मत करो, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हारी कजिन को कुछ नहीं होगा। एंडी ने तुरंत मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने बिना देर किए 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अर्थ प्राइवेट रूम की तरफ कदम बढ़ाया। वॉशरूम के अंदर लिली फोन पर ध्रुव से कह रही थी, डेव, जल्दी करो, वो लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। ध्रुव ने उसे समझाने की कोशिश की। लिली, घबराओ मत, मैं अभी किसी को भेज रहा हूं, बस 2 मिनट और रुको, सब ठीक हो जाएगा। डेव, मुझे बहुत डर लग रहा है, लिली ने डरते हुए कहा। तभी अचानक खड़ाम, किसी ने जोर से दरवाजा खोला। तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? चलो, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लिली ने चीखते हुए कहा। तुम कौन हो? मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद फोन पर कोई आवाज नहीं आई। ध्रुव ने गुस्से में दहाड़ा, भाड़ में जाओ। ध्रुव अब गुस्से से भर चुका था। लिली सिर्फ उसकी कजिन नहीं थी, बल्कि वह उसे अपनी बहन मानता था। वो 2 साल से उसके घर में रह रहा था और उसके चाचा चाची ने उसे कभी बाहर ही नहीं समझा। यहां तक कि जब लिली के भाई का जन्म हुआ, तब भी उसके चाचा चाची ने ध्रुव को अपने बेटे जैसा प्यार दिया। अब अगर लिली के साथ कुछ हुआ तो वो अपने चाचा चाची को क्या मुंह दिखाएगा? लेकिन फिलहाल वो मजबूर था। उसे सिर्फ एंडी पर भरोसा करना पड़ा। फोन पर लिली की चीखें सुनने के बाद ध्रुव के लिए अब सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, लिली को बचाना। चाहे सड़क पर कितना भी ट्रैफिक हो, वह एक के बाद एक गाड़ियों को ओवरटेक करता जा रहा था। कई बार ऐसा लगा कि वो किसी कार से टकरा जाएगा, लेकिन उसके ड्राइविंग स्किल्स ने उसे बचा लिया। दार्जिलिंग केटीवी अर्थ प्राइवेट रूम वैली लियोनार्ड बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। लिली अंदर गई थी और अब तक बाहर नहीं आई थी। वैली के मन में अजीब सी खुशी थी। उसने काफी प्लानिंग और मेहनत से यह मौका बनाया था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि लिली फोन पर थी। वह तुरंत दौड़कर फोन छीन लिया और कॉल काट दी। फिर उसने लिली का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। लिली को जबरदस्ती कमरे में लाने के बाद वैली ने देखा कि बाकी लोग भी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। लिली को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। नशे के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह ज्यादा विरोध भी नहीं कर पा रही थी। वैली ने उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा था। लिली ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हार रही थी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों की हालत भी ऐसी ही थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स का आगमन। दार्जिलिंग केटीवी के 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स बिजली के डंडे लेकर कमरे में घुसे। हिलना मत, अगर कोई हिला तो उसका सिर फोड़ दूंगा,
गुस्से से भरे मैनेजर माइक हॉलैंड ने कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग सहम गए। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। लिली की पहचान। यहां कौन है मिस लिली ग्रेग? माइक ने सख्ती से पूछा। मैं हूं। लिली किसी तरह वैली की पकड़ से बाहर निकली और माइक की तरफ भागी। उसे यकीन था कि यह वही आदमी है जिसे ध्रुव ने उसे बचाने के लिए भेजा है। लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर पड़ी। माइक ने तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, जल्दी करो, मिस ग्रेग को उठाओ और सोफे पर बैठाओ। एक गार्ड ने लिली को सहारा दिया और उसे आराम से सोफे पर बिठा दिया। तभी लिली के सबसे नजदीक खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ बढ़े और उसे उठने में मदद की। माइक ने फिर वैली की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर इतनी गिरी हुई हरकत करने की, और वो भी बॉस के दोस्त के साथ? बताओ, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वैली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वह माइक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुद को थप्पड़ मारते हुए कहा, माइक, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमने डिनर किया था। मेरे पापा टिम लियोनार्ड हैं। वो घबरा चुका था। माइक सिर्फ डैजलिंग केटीवी का मैनेजर नहीं था, बल्कि गैंगस्टरों के बीच भी उसका नाम था। वह केटीवी के मालिक के लिए काम करता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बेहद रहस्यमय हैं। वैली के पिता सिर्फ एक कंपनी के मालिक थे। उनके गैंगस्टर्स या माइक जैसे लोगों से कोई संबंध नहीं थे। अब वैली को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लिली बॉस की दोस्त थी। इस बात ने वैली के होश उड़ा दिए। वैली को लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसकी इस गलती की वजह से उसके पिता भी मुसीबत में पड़ सकते थे। माइक ने वैली की तरफ देखा। वह अभी भी खुद को थप्पड़ मार रहा था। अगर ये कुछ साल पहले की बात होती तो शायद माइक उसे बिना कुछ कहे ही सबक सिखा देता। लेकिन अब उसने सीखा था कि हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होती। यहां आओ, माइक ने बाकी लड़कों को बुलाया। डरे सहमे सभी लड़के धीरे धीरे माइक के पास आए। वे वैली के पास घुटनों के बल बैठ गए और खुद को थप्पड़ मारने लगे। वैली ने भीगी बिल्ली की तरह सिर झुका लिया था। जो वैली माइक को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका, वे बाकी कैसे कर सकते थे? कुछ ही मिनटों में उन सबके चेहरे सूज चुके थे। उनके होठों के कोने से खून रिस रहा था, लेकिन कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस, बहुत हुआ, अब रुक जाओ, माइक ने सख्ती से कहा। धन्यवाद माइक, धन्यवाद। उन सब ने राहत की सांस ली, मानो मौत के मुंह से बच निकले हों। ध्रुव का आना उसी वक्त ध्रुव कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि 20 से 30 सिक्योरिटी गार्ड्स हाथों में बिजली के डंडे लिए खड़े थे। बीच में कुछ लड़के घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनके चेहरे सूजे हुए थे और उनके होठों के पास खून लगा हुआ था। लिली सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें थकी हुई और चेहरा फीका था। लिली! ध्रुव चिल्लाया। डेव! लिली ने ध्रुव को देखते ही उसकी ओर दौड़ना चाहा, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा और लिली को अपनी बाहों में खींच लिया। सब खत्म हो गया लिली, अब तुम सुरक्षित हो, ध्रुव ने उसे दिलासा दिया। लिली उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मिस्टर ध्रुव ही होंगे, माइक ने ध्रुव को पहचानते हुए कहा। हाँ, मैं ध्रुव हूं। मेरी बहन को बचाने के लिए आपका शुक्रिया, ध्रुव ने जवाब दिया। माइक ने विनम्रता से कहा, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है मिस्टर ध्रुव। मुझे तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब मेरे एरिया में हुआ, यह मेरी जिम्मेदारी थी। माइक जानता था कि यह वही इंसान है जिसके लिए उसके बॉस ने खास निर्देश दिए थे कि उसे किसी तरह की असुविधा ना हो। मिस्टर ध्रुव, बताइए, हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? माइक ने घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा।
जमीन पर बैठे लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे माइक या ध्रुव की ओर आंख उठाकर भी देख सकें। उन्होंने बातचीत से अंदाजा लगा लिया था कि ध्रुव साधारण व्यक्ति नहीं है। वह जरूर डैर्जिलिंग केटीवी के मालिक का करीबी होगा। ध्रुव ने एक नजर उन लोगों पर डाली जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। अगर लिली को कुछ हो जाता तो शायद ध्रुव खुद को इन लोगों को बर्बाद करने से नहीं रोक पाता, लेकिन लिली ठीक थी, इसलिए उसने खुद को शांत रखा। लिली, तुम्हें क्या लगता है इनके साथ क्या करना चाहिए? ध्रुव ने अपनी बहन से पूछा। लिली ने धीरे से जवाब दिया, देव, मैं बस यहां से जल्दी निकलना चाहती हूं। ठीक है, एंडी को कह देंगे कि वो इनके बारे में फैसला करे। ये कहते हुए ध्रुव ने लिली को सहारा देकर उठाया। देव, ये मेरे रूममेट्स हैं, ये भी मेरे साथ आए थे, लिली ने धीरे से कहा। ध्रुव ने उन लड़कियों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोग चलने की हालत में हो? हाँ, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। तो फिर चलो, सब साथ चलते हैं। ध्रुव ने लिली को सहारा देते हुए बाहर ले जाना शुरू किया। उसके रूममेट्स चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिए। ध्रुव के जाने के बाद माइक ने फोन निकाला और कॉल किया। क्या सब ठीक हो गया? दूसरी तरफ से आवाज आई। माइक ने कहा, हाँ, मिस्टर ध्रुव और उनकी बहन दोनों सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया। और उन लोगों का क्या किया? मिस्टर ध्रुव ने कहा कि आप खुद इनसे निपट लें। कौन लोग हैं ये? किसी कंपनी के मालिकों के बच्चे लगते हैं। उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। फिर उनके परिवारों के साथ क्या करना है ये तुम तय करो। ठीक है बॉस, माइक ने हामी भरी। जब ध्रुव ने लिली और उसकी रूममेट्स को केटीवी से बाहर निकाला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पोर्ट्स कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। बाकी 3 लड़कियों को कैसे ले जाया जाए? थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव उन्हें पास के एक होटल में ले गया। वह उनके लिए अलग अलग कमरे बुक करना चाहता था, लेकिन वे डरी हुई थीं और एक साथ रहना चाहती थीं। आखिरकार ध्रुव ने 2 स्वीट्स बुक कर दिए, एक उनके लिए और एक खुद के लिए। जब सब सेटल हो गए, ध्रुव अपने कमरे में गया। नहाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे दिन की सारी घटनाएं याद आने लगीं। हालांकि सब ठीक हो गया था, लेकिन उस डरावने पल ने उसे हिला दिया था। अगर लिली को कुछ हो जाता तो शायद वह इसे कभी नहीं भूल पाता। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज एससीसी में शामिल नहीं हुआ होता या एंडी से नहीं मिला होता तो शायद यह मामला इतनी आसानी से सुलझता नहीं। अब वह तय कर चुका था, वह अपने पैसे कुछ अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों को बनाने में खर्च करेगा। जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जीवन में उतने ही ज्यादा विकल्प होंगे। कौन जानता है, हो सकता है किसी दिन मुझे भी उनकी मदद की जरूरत पड़े, ध्रुव ने खुद से कहा। ध्रुव ने सोचने के बाद एंडी को फोन किया। देव, क्या तुम्हारी बहन ठीक है? एंडी ने पूछा। हाँ, वह ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तुम बहुत विनम्र हो डेव, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। आखिर ये मेरी जगह है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है, एंडी ने जवाब दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस सतर्क नहीं थी। खैर एंडी, अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। मैं इसमें निवेश करूंगा, लेकिन प्रबंधन में दखल नहीं दूंगा। मैं बस एक शेयर धारक रहूंगा। एंडी ने यह सुना तो उसका चेहरा खिल गया। यही वजह थी कि वह ध्रुव के करीब रहना चाहता था। जिस शख्स ने एससीसी में अपनी सदस्यता अपग्रेड करने के लिए 11 अरब डॉलर का दान दिया हो, उसका परिवार कितना अमीर होगा यह सोच पाना आसान था। यह कोई सामान्य अमीर परिवार नहीं था, बल्कि ऐसा रुतबा था जो सिर्फ अति धनाढ्य परिवारों के पास होता है।